हेलो स्टूडेंट्स, पीके मेड के चैनल में मैं पंकज विश्वकर्मा आप लोगों को बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, कक्षा 12 की बायोलॉजी से दूसरा अध्याय मानव जनन से हम लोगों ने दो महत्वपूर्ण टॉपिक को अभी तक क्लियर किया है। एक था नर जनन तंत्र, दूसरा था मादा जनन तंत्र। यानी कि दो सिस्टम को हम लोगों ने क्लियरली स्टडी कर लिया है तमाम वीडियोस के माध्यम से। अब हमारा एक नया प्रश्न बना हुआ है जिसका नाम होगा अंडाशय की अनुप्रस्थ काट का सचित्र वर्णन कीजिए। यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जा सकता है और इसे हम अपने इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं आज। तो चलिए शुरू किया जाए। याद रखिएगा, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ इंटरेस्टेड भी है। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान लगाएंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत आसान लगेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग हमारा बना हुआ है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट यानी कि टीएस ऑफ ओवरी। अंडाशय आप जानते हैं, हम लोगों ने मादा जनन तंत्र में ऐसे फैलोपियन ट्यूब के बगल में एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था जिसे हम लोगों ने क्या लिखा था, ओवरी। ठीक है, यानी अंडाशय। हम लोग इसी अंडाशय को अब सेक्शन काट के देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो ध्यान से चलिए स्टार्ट करते हैं। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट लिखना कैसे है वो ध्यान से सुनिएगा। अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, अनुप्रस्थ काट क्या होता है, जैसे ये आप देख रहे हैं, इस चीज को जब आप ऐसे काटते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो वो कहलाता है अनुप्रस्थ काट। तो जब आप अंडाशय को काटेंगे, अनुप्रस्थ काट उसका काटते हैं, तो आपको उसके अंदर की तमाम रचनाएं दिखाई देती हैं। ठीक है, लिखने का तरीका यही होगा कि जब हम अंडाशय की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो उसके अंदर की विभिन्न रचनाएं हमें दिखाई देती हैं, स्पष्ट दिखाई देती हैं। कैसे? अंडाशय की जो सबसे बाहरी परत होती है, खास तौर पे वो बनी होती किसकी, जर्मिनल एपिथेलियम की। ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम की। याद रखिएगा, अंडाशय दोहरे भित्ति का बना होता है जिसकी बाहरी भित्ति क्या होती है, जर्मिनल एपिथेलियम कहलाती है, और अंदर वाली जो भित्ति होती है, ये वाली भित्ति, इसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि इसे हम श्वेत कुंचु के नाम से जानते हैं। ये आपकी जर्मिनल उपकली ऊतक होती है, याद रखिएगा, यानी कि जननात्मक उपकला ऊतक इसे हम हिंदी में कहते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ज्यादातर नाम या 100% नाम जो है इंग्लिश में ही लिखा है, क्योंकि बायोलॉजी में आप तमाम ऐसे अंग पाएंगे, तमाम ऐसी चीजें पाएंगे जहां पर इंग्लिश सिंपल होता है, हिंदी टफ होता है। तो याद रखिएगा, जब हम अंडाशय की अनुप्रस्थ काट काटते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर विभिन्न रचनाएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, जो कि अंडाशय बताया गया है कि दोहरे भित्ति का बना होता है, जो कि सबसे बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, जर्मिनल एपिथेलियम, यानी कि जननात्मक उपकली ऊतक। ठीक है, इसका बना होता है, और अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है, जो अंदर वाली परत होती है, वो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया की बनी होती है, यानी श्वेत कुंचु किसे हिंदी में कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखा जाए तो अंडाशय दोहरी भित्ति का बना होता है, एक अंडाकार रचना होती है। अच्छा, अंदर देखेंगे तो अंडाशय के अंदर दो भाग होते हैं, यानी अंडाशय जो होता है ये दो भाग में बटा होता है। जो बाहर वाला होता है एरिया, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अंडाशय के अंदर दो भाग होते हैं। जो आप देख रहे हैं लाइन, इस लाइन के अंदर का जो एरिया है इसे हम कहते हैं मेडुला। ठीक है, ये क्या होता है, मेडुला कहते हैं इसे। और बाहर वाला जो एरिया होता है इसे क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स की हिंदी हम लोग वलकुट लिखते हैं, वलकुट, तो आप वलकुट भी लिखिएगा, और ये मेडुला को मेडुला ही लिखा जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि कॉर्टेक्स जो अंडाशय है ये दोहरे भित्ति का बना होता है, बाहरी भित्ति जर्मिनल एपिथेलियम है, और इंटरनल लेयर जो होती है ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है। ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया पूछा जाता है, कई बार प्रश्न पूछा गया है कि ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया यानी श्वेत कुंचुक, ये परत कहाँ पाई जाती है। तो याद रखिएगा, इसके तमाम लोकेशन है। नर जनन तंत्र में हम लोगों ने वृषण में भी इसको देखा था, यहाँ अंडाशय में भी मिलेगा। इसके अलावा
मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र से शिश्न जो होता है, पेनिस जो होता है, उसके भी इंटरनल पार्ट में आपको ये परत मिलेगी। यानी जहां भी रहेगा ये अंदर ही रहेगा, यानी अंदर की परत का फॉर्मेशन करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि दो भाग होते हैं, बाहरी भाग कॉर्टेक्स कहलाता है, इनर भाग क्या कहलाता है, मेडुला कहलाता है। मेडुला वाले भाग में तमाम प्रकार की नसें होती हैं, याद रखिएगा। ये सब क्या है, नसें हैं, ओके, यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, यानी रक्तवाहिनियां होती। जो मेडुला वाला भाग होता है, इस भाग में रक्तवाहिनियां प्रेजेंट होती हैं, अंडाशय की रक्तवाहिनियां, धमनी, शिराएं, ऐसी तमाम चीजें इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं। अंडाशय के जो मेन भाग होते हैं, अंडाशय में जो भी मेन पार्ट होता है वो खास तौर पे कॉर्टेक्स वाले रीजन में ही पाया जाता है, ठीक है। यानी कॉर्टेक्स यानी बाहरी हिस्सा जो होता है, किनारे वाला हिस्सा होता है, उसी के अंदर अंडाशय के मुख्य चीजें, अंडाशय के अंदर पाई जाने मेन चीजें उसी कॉर्टेक्स वाले भाग में ही पाई जाती हैं। देखते हैं, यहां पर आपको छोटे छोटे कुछ स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहते हैं फॉलिकल, इंग्लिश में और हिंदी में कहते हैं पुटिका या पुटिकाएं कहते हैं, ठीक है, पुटिकाएं। ये छोटी छोटी कोशिकाओं के ग्रुप होते हैं, यानी कोशिकाओं का समूह होता है, याद रखिएगा। अंडाशय के अंदर छोटी छोटी पुटिकाओं का समूह होता है, मैं इसलिए बता रहा हूं। अच्छा, एक बात विशेष तौर पे आप जान लीजिएगा कि जब कोई फीमेल्स गर्भाशय के अंदर उसका विकास हो रहा है शिशु का, खासतौर पे वो फीमेल है, तो उस विकास के दौरान उस फीमेल के अंदर अगर वो 8वां 9वां सप्ताह है, तो उसी के दौरान उसके अंदर मान के चलिए 4 मिलियन से ज्यादा ऐसी छोटी छोटी पुटिकाओं का फॉर्मेशन हो जाता है। गर्भस्थ शिशु अगर फीमेल है तो मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर, ठीक है, उसकी जो अंडाशय होते हैं, फीमेल के अंडाशय होते हैं, दोनों अंडाशय की बात हो रही है, उसके अंदर ऐसी पुटिकाएं कितनी, 4 मिलियन से ज्यादा, ठीक है, का फॉर्मेशन हो चुका होता है 8 से 9 सप्ताह के अंदर। जब वो शिशु जन्म लेता है, फीमेल की बात कर रहा हूं, तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे इन पुटिकाओं की संख्या घटती है और इनका विकास होने लगता है। तकरीबन 8 वर्ष की उम्र तक इन पुटिकाओं की संख्या महज 400 बचती है, यानी 8 वर्ष की फीमेल्स के अंदर इन पुटिकाओं की संख्या मैक्सिमम 400 ही बचती है। बाकी जैसे जैसे फीमेल का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, वैसे वैसे जो एक्स्ट्रा होती हैं, जो पुटिकाएं होती हैं, वो नष्ट होती जाती हैं। तो 400 पुटिकाएं ही बच रही हैं। अब इन्हीं का विकास होगा। इन्हीं पुटिकाओं के विकास को हम विभिन्न स्टेप में, विभिन्न चरणों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से समझने वाले हैं। तो लिखना कैसे, वो ध्यान दीजिएगा। अंडाशय के जो मुख्य भाग होते हैं, अंडाशय के जो विभिन्न उपांग होते हैं, वो खास तौर पे कॉर्टेक्स वाले भाग में ही पाए जाते हैं। ठीक, इतना हमने अभी तक जाना है। एक बात और, अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में छोटी छोटी ढेर सारी पुटिकाएं होती हैं। तकरीबन मैंने बताया 8 साल की उम्र की बच्ची के अंदर तकरीबन 400 पुटिकाएं प्रेजेंट होती हैं। कितनी, 400 पुटिकाएं प्रेजेंट होती हैं। इन्हीं का विकास धीरे धीरे होता है और इसी के विकास को विभिन्न चरणों के माध्यम से समझा जा सकता है। इस डायग्राम के माध्यम से आज हम 2 प्रश्न क्लियर करेंगे। एक आपका अंडाशय की प्रस्थकाट, दूसरा अंडाणु का विकास। अंडाणु का विकास कहाँ होता है, अंडाशय के अंदर। तो अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में ढेर सारी पुटिकाएं पाई जाती हैं, लगभग 400 पुटिकाएं पाई जाती हैं, और इन्हीं का धीरे धीरे विकास होता है, जिसे हम निम्नलिखित चरणों के माध्यम से समझ सकते हैं। इतना लिखने के बाद हमारा फर्स्ट हेडिंग बनेगा प्राइमोडियल फॉलिकल। ये हमारा पहला हेडिंग है, ठीक है, ये हमारा पहला हेडिंग है प्राइमोडियल फॉलिकल। कैसे लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी लैंग्वेज में। पहला हेडिंग बना हुआ है प्राइमोडियल फॉलिकल। हमने अभी तक देखा कि अंडाशय के कॉर्टेक्स वाले भाग में 400 छोटी छोटी पुटिकाएं प्रेजेंट होती हैं, जिनका विकास समय के साथ साथ होता रहता है, जिसे हम निम्नलिखित चरणों के माध्यम से समझेंगे। पहला डी बना लिया हमने प्राइमोडियल फॉलिकल। क्या लिखना है इसमें, ध्यान दीजिएगा। प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, जब फॉलिकल्स का विकास होता है, यानी पुटिकाओं का विकास होता है, किस भाग में, कॉर्टेक्स वाले भाग में, तो क्या होता है, उसके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, सबसे अंदर देखेंगे, ये बीच वाली जो सेल है आप देख रहे हैं, ये जो चीज आप देख रहे हैं, ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो देख रहे हैं आप,
इस पुटिका में यानी प्राइमोडियल पुटिका के अंदर एक छोटी सी कोशिका होती है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्राइमरी ओओसाइट। ओओसाइट यानी प्राथमिक अंड कोशिका। याद रखिएगा, प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, जब पुटिकाओं का विकास होता है तो उसके अंदर एक छोटी सी प्राथमिक अंड कोशिका यानी प्राइमरी ओओसाइट प्रेजेंट होती है, जिसके चारों तरफ कुछ अन्य प्रकार की एपिथेलियम कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? एपिथेलियम। ठीक है, कुछ चिपटी एपिथेलियम कोशिकाएं उसको घेरे रखती हैं। तो प्राइमोडियल फॉलिकल क्या है, आप जान गए कि जब फॉलिकल्स का विकास होता है, पुटिकाओं का विकास होता है, तो उसके अंदर प्राइमरी ओओसाइट यानी प्राथमिक अंड कोशिका पाई जाती है, जिसे चारों तरफ से टाइल्स के नुमा चिपटी कोशिकाओं की एक सिंगल परत घेरे रहती है। इन कोशिकाओं के समूह को हम एपिथेलियम कहते हैं। ठीक है, इतना लिखने के बाद आप ये वाला डायग्राम बनाएंगे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग हमारा बनेगा प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल है और ये आपका प्राइमोडियल फॉलिकल था। तो हमारा हेडिंग बनेगा अब प्राइमरी फॉलिकल। क्या लिखेंगे इसमें, देखिएगा, जब प्राइमोडियल फॉलिकल का विकास होता है, कौन से, इस स्ट्रक्चर का, इस हेडिंग में लिखेंगे हम लोग, प्राइमरी फॉलिकल में ही लिखेंगे। जब प्राइमोडियल फॉलिकल का विकास होता है तो इसके अंदर जो प्राइमरी ओओसाइट प्रेजेंट होती हैं, ये प्राइमरी ओसाइट क्या है, मैंने बताया ये प्राथमिक अंड कोशिकाएं हैं। ठीक है, ये जो राउंडेड सेल है इसके अंदर छोटा सा वो है। तो ये क्या लिखेंगे हम लोग, जब प्राइमोडियल फॉलिकल का विकास होता है तो इसके अंदर पाई जाने वाली प्राइमरी ओसाइट वैसे के वैसे रहती हैं, किंतु इसके चारों तरफ से जो एपिथेलियम ऊतक होती हैं, सिंपल टाइल्स के नुमा बनी हुई एपिथेलियम जो है ऊतक होती हैं, वो लंबी रचनाओं में बदल जाती हैं। ठीक है, लंबी हो जाती हैं। यानी कि हमें लिखना क्या है कि प्राइमरी ओसाइट के चारों तरफ जब प्राइमोडियल फॉलिकल का विकास होता है तो इसके अंदर उपस्थित प्राइमरी ओसाइट वैसी की वैसे रहती हैं, किंतु इसके चारों तरफ जो एपिथेलियम ऊतक होते हैं टाइल्स के नुमा स्क्वायर के आकार की, वो लंबी हो जाती हैं। और तब इन्हें क्या कहते हैं, इस कॉलुमनर एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, यानी कि जो चारों तरफ से यहां पर स्क्वायमस थी, वर्ग के आकार की थी, वो अब चेंज हो जा रही है किसके आकार की, कॉलम के आकार की, खंबे के आकार की, लंबी हो जाती हैं। तब इसे प्राइमोडियल फॉलिकल को कहा जाता है प्राइमरी फॉलिकल, यानी प्राथमिक पुटिका कहा जाता है। इसकी हिंदी क्या है, प्राथमिक पुटिका। ठीक है, ये हिंदी में है प्राथमिक पुटिका। अच्छा, फिर हम लोग क्या लिखेंगे, तीसरी हेडिंग हमारी बनेगी, क्या बोलेंगे, मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। ये हमारी तीसरी हेडिंग बनेगी। ठीक है, और इसमें लिखेंगे हम लोग कि जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल का विकास होता है, ठीक है, जैसे जैसे प्राइमरी फॉलिकल का विकास होता है वैसे वैसे क्या होती हैं, इसके चारों तरफ, यानी कि हमारी जो प्राइमरी ओसाइट थी, ये चीज थी प्राइमरी ओओसाइट, इसके चारों तरफ जो भी सेल्स प्रेजेंट थी, कॉलुमनर सेल्स यानी स्तंभाकार एपिथेलियम ऊतक, ये डिवाइड होती हैं, इनमें विभाजन होता है और देखते देखते इनकी संख्या ढेर सारी हो जाती है और ये प्राथमिक अंड कोशिका को यानी प्राइमरी ओसाइट को चारों तरफ से घेर लेती हैं। ठीक है, इस प्रकार से एक नई परत बनती है जिसे हम मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा कहते हैं, अर्थात ग्रैनुलोसा की परत कहते हैं। ठीक है, फिर इसका धीरे धीरे विकास होता है। इतना लिखने के बाद फिर हमारा अगला हेडिंग बनेगा सेकेंडरी फॉलिकल, यानी कि द्वितीयक पुटिका। ये हमारा हेडिंग होगा, द्वितीयक पुटिका। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें हम लोगों को क्या लिखना है कि जब मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा का विकास होता है, यानी कि इस चरण में इस पुटिका के अंतर्गत हमें देखना क्या लिखना कैसे है, हेडिंग बनेगा द्वितीयक पुटिका। कैसे लिखेंगे, इस पुटिका के अंतर्गत प्राइमरी ओसाइट को घेरे रखने वाली ग्रैनुलोसा की सेल्स, ये देख रहे हैं चारों तरफ जो परत बनी है उसे हम ग्रैनुलोसा की परत कहते हैं और इन कोशिकाओं को हम ग्रैनुलोसा सेल्स कहते हैं। याद रखिएगा, लिखेंगे कैसे, द्वितीयक पुटिका में जब इसका विकास होता है तो होता क्या है, प्राइमरी
ओसाइट यानी प्राथमिक अंडकोशिका के चारों तरफ जो ग्रेनुलोसा की सेल्स घेरे रहती हैं वो फैल जाती है, फैल करके अपने अंदर की तरफ ढेर सारा स्पेस बनाती हैं, कई भागों में स्पेस बनाती हैं। ठीक है, ऐसे लिखना होगा। इन स्पेसों को, इन स्थानों को, यानी जब ये ग्रेनुलोसा की सेल्स बाहर की तरफ फैलेंगी तो अपने अंदर की तरफ एक स्पेस बनाएंगी। ठीक है, इन स्पेसों को क्या कहा जाता है? एंट्रम, एंट्रम कहते हैं, याद रखिएगा। और इस एंट्रम के अंदर क्या भरा होता है? एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं लीकर फोलिकुली। क्या कहते हैं? लीकर फोलिकुली कहते हैं। ये लिक्विड बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे द्वितीयक पुटिका का विकास होता है, यानी सेकेंडरी फॉलिकल का विकास होता है। अब हेडिंग बनेगा हमारा टर्शियरी फॉलिकल, यानी तृतीय पुटिका या तृतीयक पुटिका हेडिंग बनाएंगे। क्या लिखेंगे? टर्शियरी फॉलिकल यानी तृतीयक पुटिका, ये हेडिंग बनेगा। फिर इसमें क्या लिखेंगे? जब सेकेंडरी फॉलिकल का यानी द्वितीयक पुटिका का विकास होता है तो इसके अंदर जो ढेर सारे एंट्रम बने हुए थे, ढेर सारे स्थान बने हुए थे, ये सभी एक में कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ा सा स्पेस बनता है, सिंगल स्पेस बनता है। उस स्पेस को भी हम लोग क्या कहते हैं? एंट्रम ही कहते हैं, याद रखिएगा। और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे हमने क्या कहा था? लीकर फोलिकुली। ठीक है, ये लिक्विड भरा होता है। ये लिक्विड इसके अंदर जो ये कोशिका है जिसे हम क्या लिखते हैं? प्राइमरी ओवोसाइट। ये क्या चीज है? इसे हम लोग लिखते हैं प्राइमरी ओवोसाइट। ठीक है, इसके विकास के लिए ये लिक्विड काम करता है, याद रखिएगा। अच्छा, इस प्रकार से एक सिंगल स्पेस बनता है। इस स्पेस को हम लोग एंट्रम कहते हैं। इस स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम लीकर फोलिकुली कहते हैं। ये लिक्विड प्राइमरी ओवोसाइट यानी प्राथमिक अंडकोशिका के लिए जरूरी होता है, उसके विकास के लिए जरूरी होता है। अच्छा, इस प्रकार से एक सिंगल कॉलम बनता है। ये देख रहे हैं आप, एक सिंगल, ये जो धागा जैसा कुछ बना हुआ है, कनेक्टर टाइप का बनता है। इस सिंगल कनेक्टर को हम कहते क्या हैं? क्यूम्यूलस ओफोरस या डिस्कस फ्लोरीजेरस, या इसके अलावा इसे जर्म हिल के नाम से जानते हैं। यानी जो सिंगल आप देख रहे हैं यहाँ पर, जो एक कनेक्ट की तरह बना हुआ है, कनेक्टर की तरह बना हुआ है यहाँ पर, इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्कस प्रोलीजेरस भी कहते हैं, अथवा क्यूम्यूलस ओफोरस भी कहते हैं, या फिर इस चीज को हम जर्म हिल के नाम से भी जानते हैं। तीनों चीज एक ही है। ये करता क्या है? ये लिंकर है, एक टाइप से कनेक्टर है जो इस चीज को घेरे रखता है। ये चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका मैंने नाम क्या बताया था? यहाँ पर देखिएगा, इसका नाम क्या है? प्राथमिक अंडकोशिका, याद रखिएगा। इसके अलावा जो साइड में कोशिकाएं थी ग्रेनुलोसा की, वो चारों तरफ से जो है फैल जाती हैं। ठीक है, ये परत देख रहे हैं आप, बड़ी इंपॉर्टेंट परत होती है। इस परत को हम लोग कहते हैं थीका। क्या कहते हैं? थीका। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि अंदर की तरफ ये जो स्पेस था ढेर सारा, ये एक में मिल जाता है, एक सिंगल स्पेस बनता है। इसके अलावा जो साइड की सेल्स थी अब वो मॉडिफाइड हो जाती है, वो बदल जाती है। किस चीज में? थीका उन्हें कहते हैं। साइड की जो सेल्स हैं अभी भी उनका नाम क्या है? ग्रेनुलोसा सेल ही है। अगर सिंगुलर में पूछा जाए कभी भी, याद रखिएगा, अगर आपसे कभी भी कहा जाए कि जो साइड की सेल थीका परत होती है वो किसकी बनी होती है? तो ग्रेनुलोसा सेल्स की, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से ग्रेनुलोसा सेल द्वारा एक परत बनता है जिसे हम थीका कहते हैं। डबल लेयर की होती है, याद रखिएगा। अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है थीका की, उसे हम लोग क्या कहते हैं? थीका इंटरना। और जो बाहर वाली परत होती है सेल्स की, उसे क्या कहते हैं? थीका एक्सटर्ना। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। अच्छा, ये सब हम लिखेंगे किसमें? तृतीय पुटिका के अंतर्गत। अब हमारा हेडिंग बनेगा। ठीक है, एक और पॉइंट इसमें लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कि जो अंदर वाली परत है, ये वाली परत, ठीक है, जिसे हम लोग क्या लिखेंगे? थीका इंटरना। ये वाली परत कौन सी है? थीका एक्सटर्ना, बाहर वाली। तो जो थीका इंटरना होती है वो एक हार्मोन निकालती है। कौन सा? याद रखिएगा, थीका इंटरना जो होता है ये एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ठीक है, एस्ट्रोजन। ये क्या है? हार्मोन है, याद रखिएगा। ये हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां देख रहे हैं आप, जो अंदर वाली लेयर होती है थीका इंटरना, जो अंदर वाली लेयर है, मैंने यहां पर लिखा है इसको। ठीक है, तो जो थीका इंटरना लेयर होती है वो एक हार्मोन निकालती है, एस्ट्रोजन। ये हार्मोन इस प्राइमरी ओवोसाइट यानी प्राथमिक अंडकोशिका को और ज्यादा डेवलप करता है और ज्यादा उसका विकास करता है। ठीक है, अब हमारा इतना लिखने के बाद
एक हेडिंग बनेगा ग्राफियन फॉलिकल यानी कि ग्राफियन पुटिका, लास्ट हेडिंग है, ये लिखेंगे हम लोग ग्राफियन पुटिका हेडिंग के रूप में। हमें क्या लिखना है इसमें, जब टर्फियरी फॉलिकल का यानी तृतीय पुटिका का विकास होता है, उसी दौरान जब, मैंने क्या बताया, हेडिंग बना हुआ है ग्राफियन फॉलिकल ग्राफियन पुटिका, लास्ट हेडिंग है, इसमें लिखेंगे क्या, जब तृतीय पुटिका का यानी इस चीज का विकास होता है तो उससे ग्राफियन फॉलिका का निर्माण होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, टर्फियरी फॉलिकल के अंदर जो थीका इंटरना परत होती है, अंदर वाली लेयर, ठीक है, वो थीका इंटरना एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव करती है। ये एस्ट्रोजन हार्मोन टर्फियरी फॉलिकल के अंदर, ये चीज जो आप देख रहे हैं जिसे हम प्राइमरी ओसाइट कहते हैं, इसका विकास करता है, इसका विकास करता है। और इसका विकास होने पर ये प्राथमिक अंडकोशिका, ये चीज अब बदल जाती है सेकेंडरी ओओसाइट के रूप में। यानी जो अंदर आप स्ट्रक्चर देख रहे थे, ये स्ट्रक्चर, ये प्राइमरी ओसाइट था, अब वो बदल गया किसमें, सेकेंडरी ओसाइट में। किसके कारण से, एस्ट्रोजन हार्मोन के कारण से। अच्छा, इतना लिखने के बाद और क्या लिखेंगे हम लोग, इसके साथ साथ इसके चारों तरफ ग्रेनुलोसा की सेल्स जो है इसको घेर लेती हैं। यानी हमें यह भी लिखना होगा कि सेकेंडरी ओसाइट यानी द्वितीयक अंडकोशिका, द्वितीयक अंडकोशिका, ठीक है, द्वितीयक अंडकोशिका, द्वितीयक अंडकोशिका को चारों तरफ से ग्रेनुलोसा की सेल्स घेर लेती हैं। ये कौन सी सेल है, ग्रेनुलोसा की सेल्स घेर लेती हैं, ठीक है। इस प्रकार से एक नए पुटिका का निर्माण होता है जिसे हम ग्राफियन पुटिका यानी कि ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। इतना लिखने के बाद अब हम यहाँ आते हैं, ये स्ट्रक्चर यहाँ पहुंचा हुआ है, जो यहाँ बनाया गया है उसी को हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, एक टाइम आएगा जिसे हम लोग मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, यहाँ इतना लिखने के बाद इस प्रकार एक नया पुटिका बनता है जिसे हम लोग ग्राफियन पुटिका कहते हैं। इतना लिखने के बाद पैराग्राफ चेंज करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फिर क्या लिखेंगे, मासिक धर्म के मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन, कौन से दिन, 14वें दिन, ठीक है, एलएच हार्मोन का स्रावण बढ़ जाता है। किसका, एलएच हार्मोन। एलएच हार्मोन माने होता है लुटिनाइजिंग हार्मोन, ये हार्मोन होता है, हम लोग इस चीज को 11 में पढ़े थे, फिलहाल अभी तक यहाँ पर इतना याद रखिएगा कि ये लुटिनाइजिंग हार्मोन है। लुटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है, इस चीज को फाड़ देता है, इसको डैमेज करता है, कह सकते हैं, ठीक है। तो लिखना क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के 14वें दिन लुटिनाइजिंग हार्मोन एलएच का लेवल जो है बढ़ जाता है, इसका स्रावण बढ़ जाता है, जिसके कारण से ये जो आप देख रहे हैं यानी कि ये चीज ग्राफियन पुटिका ये फट जाती है। और फटने के कारण से इसके अंदर का जो ये इतना मटेरियल था, इतना चीज ये बाहर आ जाता है, कहां से, अंडाशय से, अंडाशय से बाहर आ जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग अंडोत्सर्जन कहते हैं, ठीक है। इतना लिखेंगे। अच्छा, इस प्रकार देखेंगे हम लोग कि जो अंदर का चीज था, इतना जो मटेरियल था ये बाहर आ जाता है। कौन सा मेटल आया है, द्वितीयक अंडकोशिका यानी सेकेंडरी ओसाइट, ये बाहर आया हुआ है। इसके साथ साथ इसके चारों तरफ देख रहे हैं आप, ये सेल इसको घेरे हुए आई हैं। ये जो मैंने बताया साइड साइड में सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो है किसकी सेल है, ग्रेनुलोसा की सेल्स होती हैं। ये सेल्स इसको जो है द्वितीयक अंडकोशिका को घेरे हुए बाहर निकल आती हैं। लेकिन इसके चारों तरफ का जो परत होता है जिसको कहते हैं हम क्या, थीका, ये अंदर ही रह जाती है, ठीक है, अंदर ही रह जाती है। अंदर रहने के बाद फिर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, अगर इस द्वितीयक अंडकोशिका यानी अंडाणु कह सकते हैं आप इसे, इस अंडाणु का क्या देखिएगा, इसे आप क्या कह सकते हैं, अंडाणु कह सकते हैं। अब इस अंडाणु का अगर शुक्राणु के साथ मिलन हो गया, मिलाप हो गया, तो प्रेगनेंसी हो जाएगी। और अगर प्रेगनेंसी हो गई तो ये जो आप देख रहे हैं थीका परत, ये वाली जो परत देख रहे हैं जिसे हम थीका लिखे हैं, ठीक है, तो ये परत बड़ी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी और व्हाइट कलर की हो जाए, सॉरी येलो कलर की हो जाएगी, ठीक है, येलो कलर की हो जाएगी। ये जो थीका परत है वो येलो कलर की हो जाती है और बड़ी हो जाती है अगर प्रेगनेंसी हो गई तो। तब इसे कहते हैं कार्पस लुटियम या फिर
वाई कलर येलो कलर का होने के कारण से इसे हम लोग येलो बॉडी भी कहते हैं, येलो बॉडी भी कहते हैं। यानी कार्पस लुटियम जो है उसी को हम लोग आप येलो बॉडी कहने लगे। ये एक परत होती है, फीका ही बदल जाती है इस चीज में, ठीक है, इस रूप में बदल जाती है। अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो ये चीज छोटा हो जाता है, और छोटा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा, जिसे हम कार्पस एल्बिकन्स कहते हैं, या फिर इसको हम व्हाइट मैटर भी कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर कह लीजिए या व्हाइट बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। तब ये नष्ट हो जाएगा। अगर प्रेगनेंसी नहीं है तो ये चीज छोटा हो जाएगा, व्हाइट कलर का हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अंडाशय के अंदर जो है पुटिका का विकास पढ़े हैं, अंडाणु का निर्माण पढ़े, अंडाणु का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। इतना लिखेंगे तब जाकर के आपका एक टॉपिक क्लियर होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इस चीज को आप 1 2 3 4 5 6 डायग्राम के रूप में आप लिखेंगे तो 6 हेडिंग बनेगी, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 6 हेडिंग बनेगी, और 6 हेडिंग में आप मैटर जो लिखेंगे मैंने जो बताया, इसके साथ साथ आप 6 डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। अलग से सब कुछ लिखने के बाद अलग से आप डायग्राम बनाएंगे, तब जाकर के आपका मैटर क्लियर होगा, ठीक है। अगर कहीं पर कोई बात समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके, जहाँ भी बात समझ ना आई हो तो वहां पर आप जा करके इस चीज को फिर से एक बार देख सकते हैं। ये मैटर आपका क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत इजी लगेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी के साथ साथ हम लोगों ने 2 हेडिंग क्लियर किया, मैंने बताया। एक हमने पढ़ा है अंडाशय की अनुप्रस्थ काट, और दूसरा हमने पढ़ा है अंडाणु का विकास कैसे होता है। हम लोग एक हेडिंग और बनाएंगे, अंडाणु का विकास, ठीक है, यानी कि द्वितीयक अंडकोश का, सेकेंडरी ओसाइट का विकास कैसे होता है, उसमें भी हम लोग यही चीज फिर से रिवाइड करेंगे। इसलिए एक ही वीडियो के माध्यम से आप 2 चीज समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में यानी अंडाणु के विकास में हम फिर इसको थोड़ा सा सिंपल के तरीके से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।